हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नील केतु कुमार E2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो पिछले क्लास में बादशाह अकबर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, उसी से संबंधित आगे का जो चर्चा है उस पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक क्विक रिवीजन लेते हैं मुगल बादशाह अकबर से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो क्विक रिवीजन थोड़ा देर के लिए ये रिवीजन होगा। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और अकबर बादशाह 1556 ईस्वी में बने हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। उस युद्ध में हेमुराबी की पराजय होती है, अकबर विजयी होते हैं। उसके बाद 1556 से लेकर और 1560 तक का जो शासनकाल अकबर का होता है, उसका संरक्षक बैरम खाके द्वारा संचालित किया जाता है। और इस शासन को पेटीकोट शासन भी कहा गया है। 1561 ईस्वी में हरम के प्रभाव जो थे उससे वो खुद को स्वतंत्र होना चाहते थे। और 1562 ईस्वी में उन्होंने हरम दल को की मान्यता ही समाप्त कर दी और हरम दल से पूर्ण स्वतंत्र हो गए। और 1562 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थकर को समाप्त किया और 64 में जो गैर मुसलमानों पर कर लिया जाता था जजिया कर, उसको समाप्त कर दिए। और किस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अकबर द्वारा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान था। आगे चल के 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में एक तरफ महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के शासक। यह युद्ध भारतीय इतिहास में काफी निर्णायक रहा था और यह युद्ध जो निर्णय कर दिया, यह क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे मुगलों की शासन सत्ता ही स्थापित होगी। अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं अकबर द्वारा जीते गए विभिन्न क्षेत्र जो थे, उस क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्रमिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चलता है और इसमें उनके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। और उसी में छोटे छोटे जो प्रदेश थे, क्योंकि दो युद्ध निर्णायक था। एक 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिस युद्ध में हेमुराबी की पराजय हुई थी, अकबर विजयी हुए थे। और दूसरा 1576 ईस्वी का जो हल्दी घाटी युद्ध था महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में हुआ था, उसमें अकबर विजयी हुए थे। ये दो युद्ध काफी इतिहास में अपने महत्वपूर्ण कारणों से जाने जाते हैं। और उसके बाद अकबर ने अपने विजय अभियान में 1561 ईस्वी में मालवा, वहाँ के शासक थे बाज बहादुर थे। और ये सब जो उस समय जो उत्तर भारत में जो क्षेत्र था, छोटा छोटा प्रदेश था और वहाँ पर उतना बड़ी विरोध तो नहीं, हल्का फुल्का विरोध था, डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अकबर द्वारा अभियान चलाया गया अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को विस्तृत करने के लिए, साम्राज्य की समृद्धि और क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया था। और इस अभियान में अकबर ने बहुत सारे जो जहाँ पे विरोधाभास था उस प्रदेश को या तो जीत लिया था या फिर
उसकी अकबर की अधीनता बहुत सारे राजा लोग स्वीकार कर लिए, क्योंकि कोई वैसी शक्ति नहीं थी जो अकबर को चुनौती दे सके। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1562 ईस्वी में जुनार जो अफगानों के नियंत्रण में था, अफगानों के शासन में था। जो अफगानी लोग थे, हम लोग देखे हैं कि इस वंश का जो है स्थापना इब्राहिम लोदी के पराजित कर बाबर ने किया था। तो यहाँ पे क्या है, वो अफगान ही थे। इब्राहिम लोदी क्या थे, अफगान थे। तो कुछ अफगानी लोग जो थे जुनार के क्षेत्र में, वो विद्रोह कर रहे थे। तो इस विद्रोह को अकबर ने 1562 ईस्वी में कुचल दिया, और फिर जितने भी अफगान थे अकबर के सत्ता को स्वीकार कर लिए, पराजित हो गए। अब आगे देखते हैं, 1564 ईस्वी में गोंडवाना प्रदेश था, जो काफी समृद्ध क्षेत्र था वन दृष्टि से। इसलिए वहां के जो राजा थे वीर नारायण एवं दुर्गावती, ये संयुक्त दोनों उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम किए हुए थे। तो उनको भी वो गोंडवाना प्रदेश को जीत लिए, और गोंडवाना में जो था उनका ही उनके साम्राज्य में यह मिल गया। आगे देखते हैं 1562 ईस्वी में आमेर, वो आमेर पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, अभियान चलाते हैं। तो वहां के उस समय राजा भारमल थे, और भारमल इस माने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिए। यहाँ तक कि वो अपने पुत्री, भारमल की पुत्री जो है जोधाबाई है, जो आगे चल के क्या होते हैं, अकबर की पत्नी बनती है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं 1568 ईस्वी में मेवाड़ के जो मेवाड़ प्रदेश के जो राजा थे वो उदय सिंह थे। उदय सिंह से मेवाड़ प्रदेश में उनका विरोधाभास था, लेकिन उदय सिंह में उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी विशाल सैन्य नहीं था। इसलिए 1568 में अकबर की सेना से वो पराजित हो गए और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम आगे देखते हैं 1569 में रणथंभौर विजय करते हैं। वहां के शासक जो होते हैं सूरज नहार। ये सूरज नहार को क्या करते हैं, पराजित करते हैं, और इस प्रकार अपने सीमा में, साम्राज्य में वो मिला लेते हैं। अब आगे देखते हैं 1569 ईस्वी में ही कलिंजर के उस समय शासक थे रामचंद्र, और कलिंजर काफी ही इतिहास में चर्चित रहा है, क्योंकि यहीं पे शेरशाह सूरी की युद्ध हुई, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का क्या हुआ था, पराजय हुआ था। और इस प्रकार हम देखते हैं आगे 1570 ईस्वी में मारवाड़ रामचंद्र सेन, वहां के शासक क्या थे, रामचंद्र सेन थे मारवाड़ के शासक। और 1570 ईस्वी में होता क्या है कि मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इन सब सफलताओं से अकबर का दिनों दिन सीमा विस्तार तो होता ही रहा, और राज्य भी समृद्ध होते रहे। और आगे चल के 1571 ईस्वी में गुजरात, उस समय मुजफ्फर खां तृतीय के नियंत्रण में था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपना अभियान चलाया, और उस अभियान में भी अकबर को सफलता मिली। अब आगे हम देखते हैं 1581 ईस्वी में काबुल के वहां जो हकीम मिर्जा के नियंत्रण में था, वहां अपना अभियान चलाया और उसको भी अपने सीमा में मिला लिया। तो हम देख रहे हैं कि अकबर द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों के द्वारा सीमा विस्तार काफी हो गया था। लगभग पूरा उत्तर भारत उनके नियंत्रण में था। यहाँ तक कि
काबुल, सिंध, पंजाब, मुल्तान, काबुल तक उनका सीमा विस्तार हो चुका था पश्चिमोत्तर भाग में। और आगे चल के वो क्या करते हैं कि दक्षिण विजय के लिए भी अपना अभियान चलाते हैं। और दक्षिण विजय में जब अभियान चलाते हैं तो सबसे पहला 1591 ईस्वी में जब उत्तर में अपना उनका अभियान पूरा हो जाता है तो दक्षिणी भारत के जो दक्कन क्षेत्र है, निचले भाग जहां मुगलों का नियंत्रण नहीं था, वहां पर वो अपना अभियान चलाते हैं। और सबसे पहले वहां दक्कन भारत में, दक्षिणी भारत में खानदेश जो अली खां के नियंत्रण में था, उस पर अभियान चलाते हैं। तो अली खां ने स्वतः अपने आप को अकबर के अधीन कर दिया और उनकी शासन सत्ता को स्वीकार कर लिया। और 1600 ईस्वी में अहमदनगर, उस समय बहादुर शाह चांद बीबी के नेतृत्व में अपना काम कर रहा था, शासन सत्ता चल रही थी। लेकिन जब अकबर अभियान करते हैं दक्षिण भारत की ओर, तो खानदेश जब स्वतः स्वीकार कर लेती है तो 1600 ईस्वी में वो अहमदनगर, उसी से सटे प्रदेश थे, वहां अपना अभियान चलाता है। और बहादुर शाह और चांद बीबी जो वहां क्षेत्र के नियंत्रण करता थी, उस पर अपना विजय प्राप्त कर वो अपने सीमा में मिला लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ जो मीरन बहादुर के नियंत्रण में है, उसको अपने अभियान में पराजित करते हैं और क्या करते हैं, अपने सीमा में उसको मिला लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर का सबसे अंतिम जो विजय अभियान था आसिरगढ़ का ही था 1601 ईस्वी में। इसके बाद अकबर अपना विजय अभियान किसी के विरोध में नहीं किए और यह अंतिम अभियान था उनका, और यहाँ जीत हासिल किए। और हम देखते हैं कि मुगल वंश में एक अस्थायित्व के साथ साथ सीमा विस्तार काफी हो चुका था। उधर उत्तर में जम्मू कश्मीर तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था, और पश्चिमोत्तर भाग में देखते हैं काबुल गंधार तक उनका क्षेत्र फैल गया था। तो उत्तर भारत में पूर्ण नियंत्रण था, उसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी नियंत्रण कायम हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि अकबर ने अपने रणनीति कौशल से मुगल वंश को पूर्ण स्थायित्व प्रदान कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे अकबर थे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अन्य बिंदुओं पर। तो हमने यहाँ देखा कि अकबर अपने सीमा में किस तरह से विस्तार करते हैं और अपने राज्य को कैसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब आगे चलते हैं कि अकबर के शासन काल में हिंदी का स्वर्ण युग माना गया है। अकबर के शासन काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि अकबर जो थे वो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद माने विभिन्न ऐसे पुस्तक थे जो अन्य भाषाओं में लिखी गई थी, पाली था या फारसी था या फिर संस्कृत था, उसको क्या किया गया, अनुवाद किया गया हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर का शासन काल जो था हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण युग माना गया है। स्वर्ण युग कहलाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं होती है और साहित्य को एक दिशा प्रदान की जाती है। अब आगे हम देखते हैं अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, अब अकबर के 9 रत्न में एक थे बीरबल, काफी करीब थे बीरबल और अकबर की कथा हम लोग सब आदमी जानते हैं, बच्चा भी जानता है, तो काफी करीब थे। और उन्होंने बीरबल को 3 उपाधि से सुशोभित किया था, एक कवि प्रिय, दूसरा नरहरि और महापात्र, ये 3 उपाधि प्रदान की थी उस समय। अब आगे हम देखते हैं अगले में क्या होता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। गुजरात अभियान जब चलाए थे और गुजरात से जब वो विजय होकर आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे इसी गुजरात अभियान में ही जब अकबर गए थे तो वहां उनको समुद्र के किनारे बहुत सारे पुर्तगालियों से भेंट हुआ था और पुर्तगाली से उनकी बातचीत हुई थी और सर्वप्रथम अकबर वहीं पे समुद्र देखे थे। उसके पहले वो समुद्र से परिचित नहीं थे। अब आगे हम देखते हैं कि मुगलों की राजभाषा जो थी, राजकीय भाषा, अपनी भाषा जो थी वह फारसी थी। मुगलों की अपनी भाषा, राजकीय भाषा जो थी वो क्या था? फारसी था। अब स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल काल को महत्वपूर्ण योगदान है मुगल काल का। और इस क्षेत्र में अकबर बादशाह भी विभिन्न काम किए हैं। जैसे हुमायूं की मकाबरा बनवाए हैं, आगरा का लाल किला भी बनवाए हैं और उसके बाद पंचमहल का निर्माण करवाए हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए हैं और इबादत खाने बनवाए हैं, बुलंद दरवाजा बनवाए हैं, इलाहाबाद और लाहौर का किला बनवाए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर का जो शासन काल था उस शासन में स्थापत्य कला अच्छा से फला फूला और विकसित हुआ और अपने उच्च स्थान पर प्राप्त किए हुए था। अब आगे क्या होती है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात इस वंश का, मुगल वंश का जो चौथा शासक होते हैं वो होते हैं जहांगीर। और हम लोग अगले अध्याय में, अगले क्लास में जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। आज का जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करेंगे और ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।